वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सबको पता होगा जैसा कि रूल्स चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के। आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप इन सभी रूल्स को नंबर बाय नंबर वीडियोस आ रही हैं उन सभी एपिसोड को आप देखिएगा। आई थिंक ये 7वां या 8वां है। इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं उन सबको आप कंटिन्यू देखिएगा। एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है 4-5 दिन के बाद, कि मैं स्पेशली अपना एक स्पेशली टेस्ट जो है वो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। तो आप उसमें से देखूंगा मैं कि कितने बच्चे, उसमें पैसेज होगा, सब चीज होंगी, उसमें से 20 आउट ऑफ 20 कितने बच्चे प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ एक दो टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट का भी मैं आयोजन करूंगा, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप बात करते हैं, देखो, अनटिल और अनलेस के बारे में। सॉरी, देखिएगा, अनटिल और अनलेस में सिर्फ आपको एक दो चीजें याद रखनी है, मात्र दो चीजें। यानी कि कभी भी अगर आपको अनटिल दिखाई दे जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में, एक और चीज देखो, टिल में डबल एल आता है लेकिन अनटिल में एक एल आता है। ये जो है वो वोकैब का जो स्पेलिंग होता है ना, उसमें करेक्शन वाला आया था। अनटिल में सिर्फ एक एल होता है। दूसरी बात देखो, और एक होता है अनलेस। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, क्योंकि एजुकेटेड है और उसमें अगर हमने यू एन जोड़ दिया यानी अनएजुकेटेड, तो वो नेगेटिव हो जाता है ना, मतलब उसका विपरीत हो जाता है। तो वैसे ये नेगेटिव है, एन आ रहा है इसमें, ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके साथ जो भी सेंटेंस आएगा उसमें नेगेटिव नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है। और ये सब मैंने इसीलिए नहीं हटाया है ताकि आप जब इन पीडीएफ्स का कभी रिवीजन करें तो आपको परेशानी न हो। ठीक है, बस इसलिए मुझे ये पता है कि मामला सिर्फ इसमें इतना ही लिख रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए, अनलेस आ गया, अनलेस आ गया या अनटिल आ जाए शुरुआत में, तो शुरुआत में क्या है, ये बीच में भी कहीं भी आ जाए, इसके साथ में, यानी कि इसके साथ में जो ये सेंटेंस चलता है ना भाई, ये वाले सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे में मैं इस नॉट को हटा दूंगा। तो देखो, डज नॉट, डू और डज कब आता है? जब सेंटेंस नेगेटिव हो। जब मैंने नॉट हटा दिया तो डज तो अपने आप हट जाएगा। तो डज नॉट यहां से हट जाएगा तो सब्जेक्ट क्या आपका? ही। तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? एस। तो ये हो जाएगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। तो ये सेंटेंस है आपका, ये बन के एकदम सही हो जाएगा। मतलब ए वाले पार्ट में गलती है। एक और चीज आप याद रखें कि अनटिल या अनलेस के साथ कभी नेगेटिव नहीं आता, ये बात तो आपने याद रख ली है। दूसरी बात आप ये भी याद रखें कि जो दूसरा सेंटेंस चलेगा, जो दूसरा सब्जेक्ट के बाद दूसरा सेंटेंस चलेगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज कंडीशनल में ही आप याद रखें कि क्या, अगर यहां इफ होता या अनटिल या अनलेस होता है ना, तो देखो, इस यहां से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हो गया, इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। तो ऐसे में दो सब्जेक्ट मतलब दो सेंटेंसेस। तो जब भी कभी दूसरा सेंटेंस की शुरुआत होती है ना भाई, तो अनलेस, अनटिल या इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं किया जाता कि दैट लगा रहे हैं या देन लगा रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं किया जाता है। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। राइट, अब यहां पर आप देखिएगा, इसमें क्या है कि अनटिल ये इसमें बीच में इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं, चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, इफ चाहे आगे हो चाहे बीच में हो, मतलब वही रहेगा। अब मैंने क्या बोला, अनटिल और अनलेस के साथ में जो सेंटेंस लेगा वो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब नोट हटाओ, यहां से डज हट जाएगा, कल्प्रिट सिंपल है इसलिए एडमिट्स आ जाएगा। इसीलिए आपका ये वाला पार्ट जो वो सी वाला गलती है। अब आगे देखिएगा, आगे देखो, अंटिल आ गया। अंटिल मतलब सिंपली वही सब चीज है, रेन सिंगुलर इसलिए स्टॉप्स आ जाएगा, इसलिए ये वाला नीचे वाला राइट बन के भी तैयार है। ये आपको समझ में आ गया। अंटिल अनलेस में सिर्फ तीन चीजें याद रखनी, क्या कि वो अंटिल या अनलेस वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। दूसरी बात, अंटिल या अनलेस या इफ कभी भी अगर बीच में शुरुआत हो रही है, चाहे वो आगे हो रही है चाहे बीच में हो रही है, इनमें आने वाला सेंटेंस अंटिल और अनलेस स्पेशली इन दोनों में नेगेटिव नहीं हो सकता। इफ वाला हो सकता है, उसकी अलग बात है। जब वो नेगेटिव नहीं होता है तो आप उसे कर दो या मत करो। ये कौन सा, देखो भाई, ये मैंने वही वाली बात है, ये पीडीएफ्स इसीलिए इस तरह से क्रिएट की गई है ताकि आप पढ़ सकें। देखिए, मैंने क्या बोला था, कभी भी स्टार्टिंग में कंडीशनल सेंटेंसेस हो, मतलब इफ अंटिल या इफ अंटिल या फिर अनलेस, कभी भी मतलब ये कंडीशनल वर्ड होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने क्या बोला कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोई स्पेशल कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है। समझा? समझे कि नहीं समझे भाई?
तो इसीलिए ये समझ में आना चाहिए कि कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। अब देखो व्हेन भी एक कंजंक्शन होता है, तो इसीलिए ये भी हट जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बोलो। आ रहा है गुरुजी? देखो यहां पर देखो, ये क्या लिख रहा है, हाँ हैड बी फॉर्म्ड। देखो ये इस तरह से है, ये सेंटेंस दो तरह से बनता है, इफ फिर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट फिर हैड और फिर थर्ड फॉर्म। या तो आप इसे ऐसे बना दो, एक तो सीक्वेंस ऐसे होता है हेड वाला, एक ये होता है कि आप इस इफ को हटा दो और हेड को आगे लिया, तो भी ये सेंटेंस सिंपल ही होता है, इंटरोगेटिव नहीं होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है कि अगर हेड स्टार्टिंग में आ जाए और थर्ड फॉर्म दे रखी है और आगे वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब ये इफ वाला सेंटेंस है, राइट। ऐसे आप याद रखें, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो देन यहां से हट जाएगा। अच्छा, और ये सब क्या लिख रहा है, इसमें कोई बात नहीं लिख रही है, कुल मिला के ये लिख रहा है कि शर्त वाले वाक्यों में फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में नहीं लिखा जाता है। मतलब ये मैं बताऊं क्या कहना चाहता है, कुछ एग्जाम्पल है क्या, ये देखो है, इफ आई विल या शेल वर्क हार्ड। बताओ ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? हमेशा आप मैं यहां पर बता दूं आपको, जब भी कभी ये गलती आपके पेपर लायक ही है, बड़े एग्जाम में कभी नहीं आती। यानी इफ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं चलेगा, इफ हो, अंटिल हो, अनलेस हो, इनके साथ कभी भी फ्यूचर नहीं चलेगा। यानी इफ वाले सेंटेंस में कभी भी शैल बिल नहीं आएगा, बात हो गई खत्म। पास्ट आ सकता है, प्रेजेंट आ सकता है, लेकिन फ्यूचर नहीं आ सकता कंडीशनल सेंटेंसेस में, राइट। ये बात सिर्फ इतनी सी बात उसमें लिखी गई थी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कहां गया, ये देखो शैल बिल हट जाएगा। आगे आप देखिए, आगे ये कंडीशनल सेंटेंसेस के तीनों जो है टेंस बता रखे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस अगर इफ से अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वो कैसे बनेगा। देखो इफ के साथ इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख रखा है, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिख रखा है, इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म लिख रहा है। तो इसका मतलब है, लेकिन इफ के साथ इसमें फ्यूचर नहीं लिख रहा है। तो ये ही बात आपको याद रखनी है, प्रेजेंट आ सकता है, पास्ट आ सकता है, या फिर हेड थर्ड फॉर्म आ सकती है। ये देखो मैंने ऊपर क्या बोला था, इफ और हेड वाला सीक्वेंस होता है वो इस तरह से भी बन के आ जाता है, जो ऊपर जो एग्जांपल में दे रखा था। तो वही वाला है, ऐसे मत समझना कि गुरुजी इसमें इफ नहीं दे रखा है तो ये तो कंडीशनल नहीं हुआ, नहीं। ये या तो आप इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात कंडीशनल सेंटेंसेस की होगी। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में सेल, विल, वुड या वुड हैव का प्रयोग किया गया हो तो भाग्य जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली गलत है। कुल मिलाकर के वही बात है भाई, यानी कि वो ये कह रहा है कि इफ के साथ यदि आप शेल, विल, वुड या वुड हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो वो गलत हो जाएगा बस, और इसमें कोई बात नहीं है। अब आप देखिए इफ के साथ इसने सेल विल इस्तेमाल कर रखा है, मतलब ए वाले पार्ट में गलती है, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इंडिया विंस द मैच, इफ स्टार्ट हो रहा है यहां से आगे, द प्लेयर्स प्ले यूनाइटेडली। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो सकता है, समझ गया, ये ऐसे करा है कि इफ द प्लेयर्स प्ले यूनाइटेडली, सॉरी हाँ, तो इसमें क्या इंडिया विंस, यानी कि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो आगे वाला फ्यूचर में आता है, फ्यूचर में आता है, ये प्रायोरिटी बनती है, तो इसीलिए यहां पर ये फ्यूचर में लिखा गया है। आगे और सेंटेंस देखिए, इसमें कोई गलती मत करिएगा, यानी इफ के, अरे ऐसा होता ना जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, राइट ना, इफ यू स्टडी यू विल पास, तो ऐसा ही है वो सिर्फ। तो यानी कि ये क्या लिख रहा है, इंडिया विल विन द मैच इफ द प्लेयर्स प्ले यूनाइटेडली, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस आपको देखने को पड़ेगा। एक और चीज आप देखिए, इफ ये लिख रहे हैं ना कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ क्या आ रहा है बताओ, वुड आ रहा है, और मैंने स्पेशली बोला था कि इफ के साथ कभी भी सेल, बिल, वुड या वुड हैव नहीं आता। क्या नहीं आता? अगर ये दूसरा वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, अगर ये वुड में है तो इसका मतलब है ये पास्ट में होगा, इसका मतलब है आप इसे सेकंड फॉर्म बना दीजिए, पास्ट कर दीजिएगा। आगे देखो, हैड यू टोल्ड, यानी कि वही इफ वाला सेंटेंस है। आगे देखो, आई वुड, तो इसमें किस तरह की गलती है, मैंने क्या बोला, हमेशा आप याद रखें कि अगर इफ कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ कभी भी हेड थर्ड फॉर्म आ जाए तो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो देखो ये लिख रहा है वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखो, इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है
तो एक तो आपका वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब इफ के साथ वाला किस में बनेगा, हैड थर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि भाई आप यहां पर वुड की जगह पर क्या कर दो, हैड नॉट बीन फिर थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ये सेंटेंस ही सही करना पड़ेगा, हैड नॉट बीन, ये आपको करना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो आ रही है ना। तो धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हेड थर्ड फॉर्म तो ये हो गया, फिर ये थर्ड फॉर्म क्या कर रही है। नहीं भाई, ये पैसे में देखो बाई लगा के सब्जेक्ट लिखा गया। इसमें क्या होता है कि अगर कभी भी हैज हैव आता है तो उसमें क्या होता है बताओ, पैसे में क्या होता है, वो आगे वाला बीन में चला जाता है ना। तो वैसे ही हेड का हेड बीन हो जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे देखिए, हाँ ये वाला सेंटेंस है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई क्लोज फ्रेंड। हमेशा आप याद रखें क्या कि एज इफ अगर आ जाए, समझ गया आप क्या सोच रहे हो, ये बोल रहे हो कि सर एज इफ आ जाए तो आपको हमेशा वर लगाना है। बताओ यही तो आपने सोचा ना सर। आपके पेपर में ज्यादातर वर वाला ही कॉन्सेप्ट आया है, एज इफ के साथ वर वाला ही आया है। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आप यही याद रखें कि एज इफ से अगर पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एज इफ के साथ हमेशा आप याद रखना वर ही लगेगा, सब्जेक्ट जो भी हो। आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखो, ये वाले कॉन्सेप्ट शायद मैंने करवा दिए, क्या नहीं करवाए, कोई बात नहीं। यानी कि इफ के साथ स्पेशल केस है, इफ के साथ अगर वर इस्तेमाल हो रहा है तो यानी कि एक बात आप मुझे बताओ, यानी इफ के साथ पास्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, पास्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाला डिपेंडेंट जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में होगा, तो वुड हो जाएगा। आगे देखो, हेड थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस है, हेड थर्ड फॉर्म आ रही, तो आगे क्या आता है बताओ, हेड थर्ड फॉर्म में वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म ये आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, सेंटेंस लिखे हुए। आगे, ही टॉक्ड टू मी एज इफ ही वर एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। आराम से आप टाइम लेके सोचिएगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। मुझे पूर्ण संपूर्ण भरोसा है कि आप सब जो मैं सोच रहा हूं वही आपने सोच लिया होगा। जल्दी से सोचो। अब आपने क्या सोचा कि सर ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, एज इफ के साथ वर लग रहा है। मैंने क्या बोला था, पहले बात को सुन लो, पिछले वाले सेंटेंस में कि एज इफ से पहले जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तभी वर लगाते हैं भाई। लेकिन अगर बाई चांस एज इफ से पहले पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो ये जो सेंटेंस बनता है ना एज इफ के बाद वाला, वो बनता है हैड बीन में। किस में बनता है, हैड बीन में। तो ये आप याद रखना है, ये आपके लिए एकदम नया हो जाएगा आज पहली बार। मुझे भी ऐसा लग रहा है पहली बार बता रहा हूं मैं, बट ये कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत कम आता है, वही वर वाला आता है। आगे देखिएगा, आगे वेन वाला कॉन्सेप्ट, ये तो सिंपल सी बात है यार, कि अगर बीच में अगर वेन लग रहा हो दो सेंटेंसेस के, तो वेन से पहले पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, राइट। एक और चीज, अगर वेन से शुरुआत किसी सेंटेंस की हो रही है तो वेन के बाद जो जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, लास्ट सिंपल पास्ट में। एक चीज मैं बता दूं, मात्र मैंने ये दो ही लिखे हैं, लेकिन दो और केस बनते हैं जो आपके पेपर में नहीं आते वेन वाले। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि वेन चाहे बीच में आए चाहे शुरुआत में आए, लास्ट वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में ही बनेगा। ये चीज आप याद रखें। अब ये सेंटेंस देख लीजिए आप, यानी कि वेन से शुरुआत हो रही है, वेन से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब वेन के साथ वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, एकदम सही है। लेकिन लास्ट वाला क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऊपर क्या गेट लिख रहा था इसीलिए यहां पर गॉट हो गया। आगे देखिएगा, वेन बीच में इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब इससे पहले वाला क्या हो जाएगा बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई वॉज। तो इसका मतलब वेन के बाद वाला लास्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट होता है जो दे रखा है, यानी वेन आगे हो चाहे बीच में हो, लास्ट वाला जरूर आप याद रखें पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। सिंस वाला बहुत सिंपल है, कई बार रिपीट हुआ है भाई ये एग्जाम में। आप हमेशा याद रखें अगर बीच में कभी सिंस दे रखा हो तो इससे पहले पास्ट परफेक्ट आएगा फिर सिंपल पास्ट आएगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, कई बार मैंने समझाया। सिंस आ गया बीच में तो मैंने क्या बोला कि इससे पहले क्या बताओ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो ये नहीं है, इसका मतलब आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हैव, और आगे पास्ट इंडेफिनिट है जो ये दे रखा है, मतलब ये बन जाएगा। आगे देखिए, ये बहुत सिंपल है, एकदम लॉलीपॉप है। इसके मतलब जाओ, बिफोर का मतलब क्या होता है बताओ, पहले।
यानी कि बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस है ये वाला, वो हमेशा हेड थर्ड फॉर्म में बनेगा, तो बचा हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। तो ये जो सेंटेंस दे रखे हैं वो ऐसे ही है। देखो बिफोर और आफ्टर वाला रिपीट होता है, सिंस वाला रिपीट होता है, व्हेन वाला रिपीट होता है। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस में हेड थर्ड फॉर्म आता है और एक में सेकंड फॉर्म, लेकिन कौन से में, आगे वाले में या पीछे वाले में? तो सिंपल सी बात है, इनका जो मतलब है वही उसी के हिसाब से हेड थर्ड फॉर्म लगाओ। या लिख रहा है बिफोर मतलब पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म, तो बचा हुआ में सेकंड जाएगा। तो बस यही सेंटेंस के जो एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं, बिफोर लिख रहा है इसका मतलब ये हेड थर्ड फॉर्म, तो बाकी बचा हुआ किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो कम्स नहीं, केम आना चाहिए। ठीक है, ये सभी आप एग्जांपल देख लीजिएगा। बचा आफ्टर का मतलब क्या होता है बताओ? बाद। इसका मतलब है कि इसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा, तो उससे पहले वाला बचा हुआ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो बस देखो आफ्टर लिख रहा है, इसके बाद वाला क्या है? देखो हेड में दे रखा है ना, और इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। तो ये चीज देखो, इसको आप सही कर दीजिएगा। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। एक और चीज देखो, बिफोर की जगह पर यदि बाय द टाइम आए तो वही चलता है, वही रूल चलता है। यानी बिफोर की जगह अगर बाय द टाइम आ जाए तब भी बिफोर का मतलब पहले, मतलब पहले वाले सेंटेंस में हेड थर्ड फॉर्म, बाकी बचे हुए में सेकंड फॉर्म। आगे देखिएगा, आगे आप ये चीज आप याद रखें, नेवर और ऑलरेडी और ये येट वाला ज्यादातर यही आते हैं, ज्यादातर बता रहा हूं। इनको रखने का मतलब ये हो गया, कभी भी नेवर और ऑलरेडी कहीं सेट करना है तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे रखी है, तो इन दोनों के बीच में आपको ये नेवर, ऑलरेडी, ये दो जो है वो इन दोनों के बीच में लगाने होते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे रखी हो। और एक और बात, ये आप चीज, ये जो मैं बताते जा रहा हूं उन्हें आप याद करते जाइए। और ये जो होते ना भाई, नेवर है, ऑलरेडी, इन दोनों की बात बता रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखो नेवर और ऑलरेडी का इस्तेमाल क्या दे रखा है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में इनका इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं अपने ये देखो यट वाली। तो यट आप सबको पता हुआ लास्ट में आता है, और सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है कि नहीं होता? वही वाली बात है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और सेंटेंस क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और यट का प्लेसमेंट सेंटेंस के लास्ट में होता है। तो देखिएगा, सेंटेंस नेगेटिव है और यट लास्ट में आ रहा है, सेंटेंस नेगेटिव है यट लास्ट में आ रहा है। और ये जस्ट नाउ का प्रयोग सिंपल पास्ट में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये वाले देखो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कौन कौन से प्रश्न आपके से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं देखिए, वो कैसे भी पूछ सकता है भाई। देखो हमेशा आप याद रखना कि क्या, देखो ये क्या लिख रहा है, से का क्या होता है बताओ? सेड ना। तो सेड के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको टू लगाना है, लेकिन सेड टू इस पूरे को ही हम टोल्ड कहते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो जब इसमें ही टू आ गया, देखो ये आ रहा टू, तो आप एक्स्ट्रा टू नहीं जोड़ सकते। तो बस वही वो कह रहा है कि टोल्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो टू नहीं लगाते, आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टू नहीं लगाते, रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टू नहीं लगाते। बस ये खत्म हो गया। एक और चीज देखिए क्या बोला, वो ये कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सीन दैट गर्ल बिफोर। एक चीज आप मुझे बताइए भैया, बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब इससे जो पहले वाला है वो किसमें बनेगा? हेड थर्ड फॉर्म में। तो वैसे ही आप लगा देते तुक्का मार के। वैसे ये इसका लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक रियल ये है कि इस वाले सेंटेंस पर ये बाकी वाला डिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी आश्रित सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य होता है, नहीं होता? एक संयुक्त वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंडेड हो, और ये सबसे ज्यादा प्रश्न आता है आपके पेपर में। तो ये चीज आप याद रखें, ये पास्ट में तो जायज है, इस पर डिपेंडेड भी तो पास्ट में ही है। हम पुरानी बात कर रहे हैं तो जो हम बात पास्ट की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो पूरी सेंटेंस भी तो पास्ट में होगा, तो इसीलिए इस हैज की जगह हेड हो जाएगा। ये पास्ट में तो देखो मुझे ये पास्ट में करना पड़ेगा हेड में, ये पास्ट में तो मे का क्या हो जाएगा? माइट। आगे देखो वेन के साथ आई। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी यहां जी वेन के साथ तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस आया ही नहीं, और आपने तो बोला था, तो मैंने एक चीज और बोला था कि वेन के 4 रूल होते हैं, 2 बता रहा हूं, 2 नहीं बता रहा। बताओ, यही बोला था ना? तो वेन का रिमेनिंग वाला मुझे चलो बता देता हूं।
होता ही है, ज्यादातर नहीं आता पेपर में, फिर भी कि वेन के साथ एक और प्रायोरिटी बनती है कि वेन के साथ, मैंने क्या बोला, इसे ज्यादातर पेपर में नहीं आता इसीलिए मैंने नहीं बताया था। दूसरी प्रायोरिटी ये भी बनती है कि अगर कोई ऐसी वर्ब आ रही है कि जिसमें थोड़ा पास्ट कंटिन्यूअस में लिखने पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। तो वेन के साथ देखो पास्ट इंडेफिनिट आ गया, आई गॉट अप, और बाकी रिमेनिंग जो बचा है वो किसमें, देखो माई बैग वॉज स्टोलन, ये इस तरह का है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि लास्ट वाला ये देखो पैसिव है, ये पैसिव है, बाकी तो बचा हुआ है ये पैसिव है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, ये देखो हेड थर्ड फॉर्म यानी पास्ट में, तो आगे वाला एंड के बाद भी पास्ट आ जाएगा, इसलिए यहां पर वॉज हो गया। खैर, एक और चीज आप देखिए, ये मैंने कल बताया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं और रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सच रहने वाला है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो कभी भी उसका टेंस नहीं बदलता है, मतलब वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है। तो द अर्थ मूव्ड नहीं आना चाहिए, मूव्स आना चाहिए, ये आप याद रखना एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी। हनी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमेशा सेम रहेगा। गॉड लव्स रहेगा, तो ये चीज आपको याद रहेगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रूल उन्होंने बना दिया। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको कम टाइम के अंदर जेन्युइन कंटेंट देकर के आपको बताया जा सके कि इनको आप पढ़ के जाना। अब ये देखिए, इसमें बस सेंटेंस को कैसे भी घुमाया जा सकता है, बाकी तो बात वही है। देखो, जब आपका डायरेक्ट यदि इंटेरोगेटिव होता है, तो इंटेरोगेटिव कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो और एक WH से स्टार्ट हो रहा हो। तो जब भी कभी WH से स्टार्ट हो रहा हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसे में कंजंक्शन जो लगता है इनडायरेक्ट बनाते समय, या तो वो WH ही लग जाएगा या इफ लगेगा। सिर्फ दो ही इंटेरोगेटिव वाले डायरेक्ट में, सिर्फ इनडायरेक्ट बनाते समय दो ही कंजंक्शन आते हैं, या तो इफ वेदर आएगा या फिर क्या आएगा, वही WH शब्द आ जाएगा। बाकी दो कंजंक्शन एक साथ नहीं रख सकते और इनके अलावा कोई कंजंक्शन नहीं रख सकते। चलो अब बढ़ जाते हैं, ये बताओ, अब इसमें दो लगातार कंजंक्शन है और आस्क्ड लिख रहा है, इसका मतलब जायज है कि सेड टू को यदि आस्क्ड में बदला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डायरेक्ट होगा वो इंटेरोगेटिव रहा होगा, तभी आपने सेड टू को आस्क्ड में बदला है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कंजंक्शन आएगा वो भी इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग आएगा। तो इंटेरोगेटिव में कभी भी दैट कंजंक्शन नहीं लगता, क्या नहीं लगता, दैट कंजंक्शन नहीं लगता। देखो कितनी जल्दी गलत हो गए, ये हटाओ, बस हो गया खत्म। आगे देखिएगा, अब ये चीज और आप याद रखें, एक प्रश्न ये कई बार, ये तो कई बार बनाया भाई, इसको आप हमेशा याद रखें। मैंने क्या बोला, यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दें, तो याद रखना जो लगने वाला कंजंक्शन होता है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आती है। तो ये देखो, इसके तुरंत बाद तो वर्ब आ रहा है जो कि गलत है, तो पहले सब्जेक्ट लिखो ही वॉज। ये देखिएगा, इफ के तुरंत बाद तो वर्ब आ रही है जो गलत है, पहले सब्जेक्ट लिखो आई, फिर वर्ब लिखो, यानी कि कर्ता क्रिया कर्म चलता है कंजंक्शन के बाद, याद हो जाएगा। कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट चलेगा, तो ये सिंपल है, इसलिए सी बिलीव्ड हो जाएगा। डिड तो नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं ना, नेगेटिव है इंटेरोगेटिव में। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सिंपल बन जाता है, इसीलिए फिर इंटेरोगेटिव का कोई महत्व तो नहीं होता। अगर ये इतना ही इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ना, ऐसे आप सोच लो। एक और चीज देखिएगा, वॉट वॉज माइन फेवरेट, नहीं नहीं नहीं, वॉट है WH है, कंजंक्शन है, इसके तुरंत बाद माइन फेवरेट, सॉरी माइन का जगह माई लगाओ, माई फेवरेट जो है, फिर आएगा वॉज, ये याद रहना चाहिए। वेयर के बाद आप बच्चे क्या सोचते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है कि यार WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन उन्हें ये याद होना चाहिए कि जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रूल बदल जाता है कि वो फिर WH नहीं रहता, WH रहता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ना, नहीं दे रखा इसका मतलब वो कंजंक्शन बन गया। और जब कभी कंजंक्शन बन जाता है कोई भी चीज, कोई भी WH शब्द, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। तो देखो भाई, वेयर के बाद सब्जेक्ट आ गया फिर वर्ब आया, याद हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मेरा कोशिश इतना ही रहता है इसे थोड़ा रिड्यूस किया जा सके, ताकि ज़्यादा फालतू की बातें न करके आपको सिर्फ मोटिवेशनल जो है एक इंटेंशन दिया जा सके कि आप पढ़ते रहें, कम टाइम के अंदर कितना अच्छा आप कर सकते हैं। और यार बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मंथन से आप पढ़ें, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसको आप पढ़ के जाना, हो ज़्यादा नहीं 10-15 वीडियो बनेंगे और हमेशा इनको आप देख के चले जाओगे तो भी काम चलेगा।
प्रैक्टिस सेट का अलग वीडियो है, प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, उनको भी आप लगाया करो डेली। बाकी मैं स्पेशली एक टेस्ट लूंगा, वो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। इन्हीं में से एक एक प्रश्न लूंगा, और सच बता रहा हूं, जिस बच्चे के उसमें से अगर 14 या 13 नंबर भी आ गए, समझ लेना वो बच्चा पास हो गया। धन्यवाद।